आना चाहता हूं जरा प्रशांत जी, उधर गुजरात यानी अहमदाबाद से पुणे तक कहीं ना कहीं वो राहुलमय दिखाई दे रहा है। तीसरी तरफ ममता बनर्जी के सपोर्ट में राहुल गांधी की चिट्ठी, वो भी राष्ट्रपति के नाम, वो भी मायने रखता है। इंडिया गठबंधन की मजबूती इससे जाहिर होती है। ये तमाम बातें हैं, ज़रा इस पर आपका विश्लेषण। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नरेंद्र मोदी के लिए परेशानियाँ तो खड़ी हो ही रही हैं। वक्फ बिल को लेकर मुर्शिदाबाद में हंगामा हो गया, सड़कों पे वाहनें फूंक दी गई हैं इसके खिलाफ। प्रशांत जी, पहले बात करते हैं अहमदाबाद एआईसीसी सेशन की। आज और कल 2 दिन, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। शक्ली जी का एक लेख आया है देश बंधु में, उसकी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हुए, सुबह वो पढ़ा मैंने। देखिए, 2023 के अधिवेशन रायपुर में जहां हम लोग थे, वहां से गुजरात तक कांग्रेस ने एक बहुत लंबा फासला तय किया है, विचारधारा का और देश की राजनीति में अपने हस्तक्षेप का। उसके बारे में जरा एक संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 2024 के इलेक्शन के बाद ये पहला अधिवेशन हो रहा है, और 2023 का जब अधिवेशन हुआ, यानी 2024 के इलेक्शन के पहले तक क्या कांग्रेस एक नेशनल अल्टरनेटिव है, इसको लेकर सवाल थे। नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट भी नहीं मिली थी। 2024 के इलेक्शन के बाद ये चीजें बदल गई और अब कांग्रेस एक नेशनल अल्टरनेटिव है बीजेपी का या मोदी सरकार का, ये स्थापित एक हो चुका है। दूसरा बात कि कांग्रेस में इस वक्त जो कांग्रेस ने अपने आप को एक तरीके से रीइमर्ज किया है, तो कांग्रेस के पास हिंदुत्व के खिलाफ एक बहुत स्पष्ट विचारधारा है, एक वैकल्पिक विचारधारा है जो उनके ऐतिहासिक संघर्षों से, संविधान से, देश की राजनीति से, सामाजिक व्यवस्था से निकल कर आती है। सामाजिक सच्चाई से, व्यवस्था नहीं, सामाजिक सच्चाई से निकल कर आती है। तो इस 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि अब अहमदाबाद से कांग्रेस क्या करके निकलेगी। 2023 में हुआ था तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी थी और एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जन्म लेना शुरू हो चुकी थी, जो अब बहुत सीमेंट हो चुकी है। अब यहां से कांग्रेस को निकलना है तो देखिए, सामाजिक न्याय की राजनीति बहुत स्पष्ट रूप से रायपुर में नहीं आई थी। ये चुनाव के पहले, 2023 के बाद और चुनाव के दौरान संविधान और जातिवाद जनगणना, 50% की लिमिट, आरक्षण की उसको बढ़ाने की मांग, ये सब बातें अब आई हैं। मुझे उम्मीद है कि जब पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास होगा तो उसमें इन सब चीजों का रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देगा। पिछले 2023 के अधिवेशन में चुनाव की धांधली को लेकर बात हुई थी, मीडिया को लेकर भी बात हुई थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा पानी बह चुका है। महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद खासतौर से एक नए तरीके का विमर्श जो है वो हो गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस का इसमें बहुत स्पष्ट नीति सामने आएगी। तो इन सब चीजों के मद्देनजर और एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो कांग्रेस में हम देख रहे हैं, याद होगा आपको कि ए.के. एंटनी की रिपोर्ट आई थी 2014 के इलेक्शन हारने के बाद। उस रिपोर्ट ने कांग्रेस को अपराध बोध में डाल दिया था। कांग्रेस ने मुसलमान का नाम लेना ही बंद कर दिया था। गौरव गोगोई की स्पीच याद कीजिए वक्फ बोर्ड पे, कितनी बेबाकी से वो देश की उस माइनॉरिटी के पक्ष में खड़े हैं और वकालत कर रहे हैं जिसके ऊपर तमाम तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। वास्तविक बुलडोजर कानून के जरिए, संवैधानिक संशोधनों के जरिए, पुलिस के जरिए, तमाम तरीके से वो बुलडोजर चल रहा है।
उसके खिलाफ बुलडोजर के सामने कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई आज दिखाई दे रही है। तो ये बहुत बड़े बड़े परिवर्तन जो है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में हो गए। नैरेटिव कांग्रेस का, राहुल गांधी का एस्टैब्लिश हो चुका है कि राहुल गांधी मतलब सामाजिक न्याय, राहुल गांधी मतलब 50% की लिमिट को बढ़ाना है, राहुल गांधी मतलब कास्ट सेंसस। अब उसका एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो तैयार होना चाहिए, वो एग्जीक्यूशन, वो सड़क बननी है भी। राहुल गांधी ने विचारधारा के तौर पे इस बात को एस्टैब्लिश कर दिया है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, चुनावी भाषणों के माध्यम से, ये एस्टैब्लिश हो चुका है और यही भविष्य की राजनीति है। अब देश इस वक्त जिन चुनौतियों के सामने है, चाहे वो ट्रंप का टैरिफ हो, चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे वो चुनाव की धांधली की बात हो, चाहे मीडिया की आज़ादी की बात हो, चाहे मीडिया जो प्रोपेगेंडा बना हुआ, तमाम तरीके के चैलेंजेस हैं। और मोदी सरकार के 3 बड़े फेलियर हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे रोजगार, महंगाई, जीडीपी की ग्रोथ, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें, संविधान का किस तरीके से संविधान को लागू कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का आप बता रहे थे कि किस तरीके से तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि 2020 से विधानसभा के पास हुए रेजोल्यूशन पर वो बैठे हुए। ये कोई राजशाही है? ये कोई जागीरदारी है कि आप विधानसभा में जो जिसको जनता ने चुन के भेजा है उसके कानून पर आप बैठे रहेंगे? ये कोई RN रवि की वहां पे जागीरदारी है? ये कोई सामंती व्यवस्था है? भारत का संविधान वहां भी लागू है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको याद दिलाया है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जब आएंगे और जब AICC के डेलीगेशन कल वहाँ होंगे तो वो ग्राउंड रियलिटीज के साथ वो वहाँ पे पहुँचेंगे और वो अपने फीडबैक देंगे। तब जो रेजोल्यूशन वहाँ से निकल कर आएगा, इंतजार है कि ये कांग्रेस पार्टी उन एग्जीक्यूशन प्लान्स को कैसे सामने लाती है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उसके महाधिवेशन में वहां से क्या कुछ निकल के आता है, ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस पार्टी खुद अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करती है, इसकी रणनीतियां क्या होंगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राहुल गांधी को उधर पुणे कोर्ट से एक अलग तरह की जीत हासिल होती है और दूसरी तरफ राज्यपालों के मसले पे आज जो टिप्पणी है और खासकर तमिलनाडु के राज्यपाल N रवि पर जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत